आज भारतीय सुरक्षा रक्षक यूनियन के महासचिव स्वर्गीय श्री BC झा साहब को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज स्वर्गीय हमारे सासू माता जी का भी आज 10 कर्म है, उनको भी सत सत नमन प्रणाम करता हूँ। उन्नीस 1981 में सुरक्षा रक्षक मंडल की स्थापना हुई और सालों से सुरक्षा रक्षक का शोषण होता था। और पहले सुरक्षा रक्षक को 60 रुपया, फिर बाद में 90 रुपया, फिर 120 रुपया पगार मिलता था। और उस समय में 80 के दशक में जब मंडल की स्थापना हुई तो 83-84 में जाके 85 में 275, उसके बाद 350 रुपया पगार मिलता था। आज 44 साल के बाद सुरक्षा रक्षक मंडल ने एक लंबी दूरी तय करी और उसमें सुरक्षा रक्षक नेता स्वर्गीय BC झा साहब और माधवराव भोसले स्वर्गीय माधवराव भोसले जी का भोसले जी ने कानून बनाया और 82-83 से, क्योंकि मिल स्ट्राइक था, उसके बाद कानून का जस्टिस PV सावंत के कोर्ट से सुरक्षा रक्षक अधिनियम को चैलेंज करना शुरू किया और 87-88 तक सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 200-300 ठेकेदार पिटीशन फाइल करते थे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लंबी दूरी तय हुई और आज सुरक्षा रक्षक मंडल का स्थिति 1981 के पहले वाला ही हो गया है, क्योंकि जिस एम एंड ऑब्जेक्ट से के लिए सुरक्षा रक्षक कानून का स्वर्गीय AR अंतुले जी ने कानून बनाया था, आज 44 साल में 44,000 गार्ड बोर्ड में कार्यरत नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और उसके लिए, क्योंकि कानून शासन बनाती है, लेकिन ये संगठन के वजह से इस कानून की स्थापना हुई है। सुरक्षा रक्षक मंडल मथाड़ी मंडल के तर्ज पे सुरक्षा रक्षक की स्थापना हुई। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 87 में सुप्रीम कोर्ट में चिन्नप्पा रेड्डी
के बेंच ने फैसला दिया और कि जो बोर्ड से बराबर पगार देगा उसको छूट मिलेगा। और उस छूट में आज जब ये नेता विहीन सुरक्षा रक्षक मंडल हो गया है और जो वैसे यूनियन पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट में 2006-07 में 14 डिस्ट्रिक्ट में कानून का एक्सपांसन हो गया, लेकिन आज बहुत सब डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां सुरक्षा रक्षक रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन एम्प्लॉयर नहीं है। एजेंसी लाखों में है, गार्ड आज भी मुंबई, ठाणा, रायगढ़, नासिक, पूना, नागपुर को कुछ जगह पे छोड़ा तो वहाँ उसके बाद सुरक्षा रक्षकों की दयनीय स्थिति है और सब मिलकर के 30-32 हज़ार सुरक्षा रक्षक, मुंबई का 22-24 हज़ार और बाकी सब जगह का मिलके, और एक ही बहाना है कि प्रवरता नहीं, और उसका कारण है कि कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 12 घंटे का 15,000, 12,000 24 घंटे का, आज भी दयनीय अवस्था है। 22 मार्च 2025 को महाराष्ट्र शासन ने कानून का अमेंडमेंट किया और काफ़ी एमएलए लोगों ने भाग लिया और अभी स्कीम रूल रेगुलेशन बन रहा है। बनने के बाद शासन क्या निर्णय लेता है उस पर 32,000 सुरक्षा रक्षक का, अगर एक सुरक्षा रक्षक फैमिली में 5 आदमी होगा तो लाखों परिवार का जीवन यापन चल रहा है। शासन अगर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ गार्ड भी कर दे तो पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 20-25 लाख गार्ड को न्याय मिल सकता है। बोर्ड में 3200 कंपनी रजिस्टर्ड था, 3300, आज 3300 कंपनी में सिर्फ 700 कंपनी में सुरक्षा रक्षक कार्यरत हैं, बाकी सब एजेंसी के पास कार्य कर रहे हैं। और जो युवा लोग हैं, युवा नेता, उनको शॉर्ट टर्म नेता भी बनना है और पैसा भी चाहिए, स्ट्रगल करना नहीं है। और जो मंडल की दशा दुर्दशा है, क्यों जब नेता विहीन और संस्था हो जाता है और शासकीय अधिकारी और सरकार, यहाँ मालक नौकर का सवाल होता है। और जब कहीं
मालक नौकर का जब सवाल उठता है तो मालक हर हमेशा ये कोशिश करता है कि कैसे कामगार को कम पगार दें, कितना इंडस्ट्री का फ़ायदा हो और इंडस्ट्री का कैसे चले। लेकिन संगठन का काम है कि रोटी, 2 समय का रोटी कपड़ा मकान कामगार को मिले, ये संगठन का काम है। आज मंडल में 22 से 24 हज़ार गार्ड कार्यरत हैं और हर जगह एजेंसी के अगर किसी कंपनी को 1000 गार्ड चाहिए तो वहाँ और गार्ड काम करता है तो 25 गार्ड बोर्ड का होगा तो 200 गार्ड एजेंसी का होता है। और डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी जोरों में है। महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉरपोरेशन है, उसकी सैलरी 2800 रुपया सब कुछ लेके है और बोर्ड का लेवी लेकर के 3200-3300 रुपया जाता है और एम्प्लॉयर 3300 रुपये में 33,000 रुपये में एजेंसी का 3 गार्ड अपॉइंट कर लेता है कमीशन काट करके। तो शोषण जोरों पे है और शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का मालक एक इंडस्ट्री से 5 इंडस्ट्री बना लिया और लेकिन 350 से 30,000 रुपया अभी तक नहीं मिल रहा है सुरक्षा रक्षक। और पुराने नेता नहीं हैं, इसके वजह से कोई कमांड तो रहा नहीं है और जो कुछ नए नवयुवक हैं, युवा, वो उनका खर्च सुरक्षा रक्षक वाहन करने में असमर्थ है और सरकारी अधिकारी सुरक्षा रक्षक को कानून होने के बावजूद मंडल से लेके मंत्रालय तक 1981 से आज तक कितने अरबोंधीश बन गए, लेकिन सुरक्षा रक्षक की स्थिति आज भी 2 वक्त के रोटी के लिए मुहताज है। क्यों टोटल महाराष्ट्र में अभी 30-32 हज़ार गार्ड हैं, काम करते हैं मंडल के तरफ से, बाकी 25 लाख सुरक्षा रक्षक एजेंसी के शोषण के शिकार हैं और WTO IMF सब को कानून नहीं चाहिए तभी इंडस्ट्री लगेगा। और महाराष्ट्र, मुंबई विश्व का, देश का आर्थिक राजधानी है और यहाँ देश का आर्थिक राजधानी और संविधान निर्माता का होम टाउन है, गृह प्रदेश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने
आज़ादी के बाद कानून की रचना करी, बनाए संविधान का, और उनके वजह से 8 घंटा ड्यूटी, मिनिमम वेजेज, छुट्टी, भर पगार रजा, बोनस, ESIC, PF, जो कानून बना है उसी में एन कैन प्रकार दुनिया भर का 12 घंटा ड्यूटी करा करके 5,000, 7,000, 10,000 दे के शोषण का शिकार आज सुरक्षा रक्षक वॉचमैन है। और मथाड़ी मंडल और सुरक्षा रक्षक दोनों का संशोधन पास हो गया है। और कैबिनेट ने, महाराष्ट्र कैबिनेट ने वेज बिल, 4 वेज बिल, ये पौसाली अधिवेशन में आने वाला है, क्योंकि कैबिनेट ने जब पास किया है हेल्थ सेफ्टी और वेज बिल, उसके बाद उसमें इस सुरक्षा रक्षक मथाड़ी को उसमें जोड़ने के बाद सही दशा दिशा तय देश का संविधान और कानून करेगा। 4 वेज बिल में फिक्स एम्प्लॉयमेंट है, और फिक्सअप एम्प्लॉयमेंट में उसका टाइम लिमिट है, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए एग्रीमेंट मालक और नौकर का होगा, और उसी हिसाब से लोगों की लाइफ का सेटलमेंट होगा। कानून है तो मिनिमम वेजेज और छुट्टी और भरेली रजा नहीं देता है, वीकली ऑफ नहीं देता है। जब 4 वेज बिल में सारे कानून को मिला देंगे तो उस कानून के तहत कामगार को न्याय मांगने का प्रोविज़न सरकार करने वाली है। देखने का बात है, आज अभी गर्भगृह में है, सरकार चाहे तो हर सुरक्षा रक्षक को, अगर जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कम से कम कामगार के हाथ में 30,000 रुपया जाना चाहिए, अगर जाए तो सोने पे सुहागा है। देश में, पूरे देश में 90 के दशक में, 91 में नरसिंहा राव जी से हमारे माधवराव भोसले जी और स्वर्ग BC झा साहब मिले थे, और ऑल इंडिया सिक्योरिटी गार्ड कानून का उन्होंने मांग करी, और 2005 में वो कानून पूरे देश में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट लागू हुआ। उस कानून में सब कुछ है, लेकिन फैसिलिटी और वेजेज नहीं है। तो वो कानून सिर्फ वेरिफिकेशन तक सीमित रह जाता है। महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉरपोरेशन है तो वो 11 महीना तक ही उसका वो सीमित, 11 महीने के बाद वो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता है, जब चाहे सरकार या इस्टेब्लिशमेंट उसको हटा सकता है, और हटाया भी है बीच में। वहाँ यूनियन नहीं है,
और जब संवैधानिक राज्य है तो यहाँ मिल कामगार यूनियन था, BIR एक्ट था, PF, बोनस, मैटरनिटी, वीकली ऑफ, मिनिमम वेजेज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सारे एक्ट, MRTU महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन रिकग्निशन एक्ट, सारे एक्ट होने के बावजूद आज कामगार चाहे मिल में काम करे, MIDC में करे, इंडस्ट्री में करे, शोषण के शिकार हैं। और 2016 में रैंडम इंस्पेक्शन सरकार ने बंद करी है। पहले काम करा करके पहले लोग बोनस के लिए हम लोग सरकार कंपनी मालिक से बात करते थे, एग्रीमेंट का बात करते थे। आज पूरा इतना प्राइवेटाइजेशन हो गया है कि ये इंडस्ट्री वाले पगार ही नहीं देते हैं। और IT इंडस्ट्री है, वहाँ 100 पेज 200 पेज का उनका एग्रीमेंट होता है। काम पे रखने के लिए उनको रिलीविंग लेटर लगता है, काम से निकालने के लिए भी रिलीविंग लेटर लगता है। ऑनलाइन इतना सिस्टम है कि वो IT इंडस्ट्री और जो हाईटेक इंडस्ट्री है, विदेशी कंपनी है, वो अपने हिसाब से ही चलाता है। अब सुरक्षा रक्षक मंडल और मथाड़ी मंडल का भी उसी में उसमें ही जोड़ देंगे। इसका भी 100 पेज का एग्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। और वो शासन ने जब आज 2 साल 3 साल से 2020 में केंद्र ने 4 वेज बिल पास किया है और पूरे देश में बहुत सब राज्य में वेज बिल लागू हो गया है। लेकिन जो केंद्र के लेबर डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो हैं वो लोग वो एक्ट अमेंडमेंट करके फ्लेक्सिबल चाहिए। वैसे फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत भी थी, और क्योंकि इंडस्ट्री लाना है, काम करना है, तो आपको हाईटेक में रह के ही काम करना पड़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है पूरे देश में। अभी हाईटेक के वजह से जो हाथ गाड़ी भी है, जहाँ 1000 कामगार लगते थे वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम कर देता है। पहले गेट खोलने के लिए वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड लगता था, अब ऑटोमेटिक गेट खोल दिया जाता है बटन से, कंप्यूटर से। तो वैसे भी मैन पावर का ज़रूरत नहीं रह गया है। और 140 करोड़ जनता के देश में इतना हाईटेक हो गया है। अब तो जो कार आ रहा है टेस्ला का और निविया, वो एलन मस्क का, वो ड्राइवर भी नहीं है उस कार में। तो जो कार का ड्राइवर, वॉचमैन का ज़रूरत ही नहीं है। तो पूरे देश में जो हाईटेक होते जा रहा है,
वैसे सरकार ने बैठ के पगार देने का, सीनियर सिटीजन को भत्ता देंगे, लाड़की बहन योजना में लाड़की बहन को 2500-3000 देंगे और काम करने का ज़रूरत कम लगता है और कोरोना भी घूम घूम करके आ जाता है। तो वो कोरोना के वक्त हमने देखा कि न ट्रेन चलता था न बस चलता था, उसमें भी हमको सरकार का पास मिलता था जाने के लिए। तो हाईटेक के वजह से हमारे देश को विश्व स्तर पे फायदा है तो नुकसान भी है। और डिस्क्रिमिनेशन जोरों पे है। बड़े बड़े पोस्ट पे पूरे देश में, पूरे राज्य में अधिकारी को रिटायरमेंट होने के बावजूद भी वो काम करते हैं, उनको पेंशन मिलता है। लेकिन कामगार को, सुरक्षा रक्षक को पेंशन नहीं मिलता है और उसका नतीजा है कि पूरा परिवार काम करने के बाद उनका जीवन यापन का समस्या आज भी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में हाईटेक होते जा रहा है, बेरोजगारी बेशुमार बढ़ा हुआ है। सरकार ने रिक्रूटमेंट बंद किया हुआ है। दिन प्रतिदिन कामगारों की दयनीय अवस्था होते जा रहा है। जो नए युवक हैं, जब तक वो दौड़ पाते हैं, 8-10 साल से दौड़ दौड़ करके उनका उम्र 30-32 हो गया। अब उनको बोला जाता है कि आपका उम्र हो गया है, आपको कैसा ये कर सकते हैं। और सुरक्षा रक्षक मंडल और मथाड़ी मंडल में लिमिटेड काम है। गांव में किसान नहीं, शहर में काम नहीं। और आज के डेट में ने बीसी झा जी हैं, अने माधवराव भोसले जी हैं, ने अन्ना पाटिल साहब जैसे नेता हैं। विधानसभा में हमने जो वीडियो देखा, 2 नेता शशिकांत शिंदे जी और भाई जगताप जी, यथासंभव उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश किया, लेकिन दोनों बिल अमेंडमेंट बहादुरी के साथ सरकार ने पास किया। और अगर सरकार की मंशा सही है और कामगार के हित में है तो मैं उस बिल का स्वागत करता हूं। सबको काम मिले, सबको रोजी रोटी मिले। क्यों माधवराव जी ने और बीसी झा जी ने बोला था कि जिसको भी महाराष्ट्र में काम करना है बोर्ड में, उसको हर आदमी को रजिस्ट्रेशन 25 लाख गार्ड को रजिस्टर्ड करो, और जहां काम करना है, वॉचमैनी करना है, तो उसको पहले रजिस्टर्ड करने के बाद ही वो
एजेंसी भी काम दे सकता है तो पहले उसको वहाँ रजिस्टर्ड होना बोर्ड में ज़रूरी है। क्यों उसमें कोई गलत आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन जो अभी कानून सरकार ने अधिनियम बनाया है उसमें 1981 के जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट भी है 2014 का 1987 का, उसमें है कि जो गार्ड एजेंसी में काम करता है उसको सेम सर्विस कंडीशन पे रजिस्टर्ड करने का और अलॉटमेंट करने का, वहीं अलॉटमेंट करने का। अगर गार्ड एजेंसी में 7वीं पास और वो सालों से काम कर रहा है 2 साल 3 साल से, तो उसी को रजिस्टर्ड करके वहीं काम देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किया है। 87 में भी किया है, 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट का पिनाकू घोष और सुधा ज्ञान मिश्रा का जजमेंट। 87 में चिन्नप्पा रेड्डी साहब का जजमेंट है। लेकिन बोर्ड का अधिकारी आज अरबपति है और सुरक्षा रक्षक भिखारी है। और अब तो मंडल में परमानेंट स्टाफ ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बंद करने वाला संस्था जो राज्य में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद एबोलिश करेगा, उस मंडल में ही कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय काम करता है, आज भी 12,000 15,000 पे। और बोर्ड में जो सरकारी अधिकारी है या बहुत सब कमिश्नर ऑफिस में भी हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यूनियनबाजी कम करने के लिए सरकार ने फैसला लिया, लेकिन कम से कम पेट भरने के लायक पगार तो आप दीजिए, उसको सारे व्यवस्था तो दीजिए। अभी चाहे रेलवे हो, जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें कामगार का कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पगार 12,000 15,000। केंद्रीय कानून से भी उनका पगार कम है, वो पर डे के हिसाब से जोड़ते हैं। और कामगार शोषण का शिकार है। और जो कानून है हेल्थ सेफ्टी है, लेबर कमिश्नर है। अभी उस दिन हम गए एक अधिकारी कंसलेशन ऑफिसर के पास, उनका कहना था कि हमको ऊपर से आदेश है कि 2 डेट पे आपका हम केस बंद कर देंगे। आपके आदेश आप बंद कर देंगे, आप दूसरे तरफ वेज बिल में जब कोर्ट ही नहीं है तो वो कामगार जाएगा कहाँ? वेज बिल में कोर्ट ही नहीं है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इंडस्ट्रियल कोर्ट, लेबर कोर्ट है ही नहीं, और लेबर कमिश्नर मैटर सुनेगा नहीं। चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन हो, टर्मिनेशन हो, पेमेंट ऑफ वेजेज हो, बोनस एक्ट हो, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा कामगार? तो इसके ऊपर राज्य शासन और केंद्र शासन को विचार करना चाहिए
क्यों हमने देखा, पूरे देश में देखा कि किसान पूरा साल बैठने के बाद आज तक एमएसपी लागू नहीं हुआ। पूरे देश में सत्ता पक्ष के संगठन हैं, विपक्ष के संगठन हैं, कम्युनिस्टिज्म के संगठन हैं, लेकिन किसी का वहाँ कोई मालक सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक मीटिंग कामगार मंत्री सभी यूनियन वालों को बुलाता ही नहीं है। अब हाई कोर्ट ऑर्डर देता है मथाड़ी एक्ट का, वो डेली टोली रजिस्टर्ड टोली करने के बाद हाई कोर्ट ने वो फैसला देते कि उनको रजिस्टर्ड करके उनको अलॉटमेंट करो, तो उन्होंने बोला मंडल बनाओ, पहले 20 साल से मंडल नहीं है। और सरकार ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि 6 महीने में हम मंडल बना देंगे, एडवाइजरी बना देंगे, लेकिन अगर नहीं बना तो जब बनेगा तो उसमें पास कर देंगे। तो ये न्यायपालिका और सरकार का, क्योंकि हमारे लिए मालक तो सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, तो हमको जो न्याय देने का है कामगार को, सुरक्षा रक्षक को, कामगार को, आईटी इंडस्ट्री को, मालक लोगों ने एक नया सिस्टम किया है, सबको ऑफिसर बना दिया है। और अभी तक ये संशोधन नहीं किया है कि 18,000 के बाद जो पगार मिलता है वो कोर्ट भी नहीं जा सकता है, न्यायपालिका में ही जा नहीं सकता है, तो जाएगा कहाँ? और जो कानून है उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया है। और मथाड़ी में भी कोई मजबूत यूनियन नहीं रहा है अन्ना साहब जैसा, जिसका सरकार सुनता था। और सुरक्षा रक्षक में भी वही हाल है, और सरकार भी रजिस्ट्रेशन देने में यूनियन हमारे खुश रहते हैं, जबकि प्रोविज़न है एक बार जो मंडल में रजिस्टर्ड हो जाएगा उसको डी रजिस्टर करने का संविधान में, कानून में, मथाड़ी में, सिक्योरिटी में है ही नहीं। लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल करके 10-15 साल में डी रजिस्टर करके नया भर्ती करने का और नया रजिस्ट्रेशन करने का। भर्ती तो करते नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर देने का इनके पास अधिकार है, और उसी में सारे पीएफ का, हमारे सुरक्षा रक्षक मंडल में 7-8 में 25 करोड़ का घोटाला, उसके बाद एक्सेस पेमेंट में 1,33,00,000 का घोटाला, 50 लाख का घोटाला, वो कंप्यूटर घोटाला, फिर बैंक से चेक निकाल लिया उसका 50 लाख का घोटाला, 10 लाख 87 में दत्ता जी आंगने ने वो पूना में, जबकि बोर्ड बम्बई में था, मुंबई थाना में, और एफडी हो गया पूना में, वहाँ से निकाल लिया 10 लाख, 1987 में निकाल लिया। तो और अभी जो हर चीज़ में हमने मांग भी किया था सीबीआई इंक्वायरी का, बहुत सब मथाड़ी बोर्ड के सुरक्षा रक्षक मंडल के चेयरमैन सस्पेंड हुए थे, जेल गए थे, आज भी वो घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं। और उनको रक्षक से और मथाड़ी से कुछ लेना देना है नहीं, उनका रिटायरमेंट होगा, वो चले जाएंगे, चले गए हैं अभी तक। कितने इंस्पेक्टर, कितने चेयरमैन, कितने सेक्रेटरी, कितने
निरीक्षक, कितने स्टाफ, उनका तो संविधान है, वो रिटायर होने के बाद चले जाते हैं और बहुत जगह वो फिर कॉन्ट्रैक्ट में काम करने लगते हैं 25,000 में, क्योंकि उनको मालूम है कैसे शोषण करने का है। चित भी उनका, पट भी उनका। और सरकार हाउस में जब पक्ष विपक्ष की बात होती है, जब बीजेपी के फडणवीस साहब विपक्ष में थे तो कांग्रेस से सवाल पूछते थे, अभी वो सत्ता में हैं तो उनसे सवाल कांग्रेस के एमएलए और पूछते हैं। तो उन्हीं का मिली भगत है, उनका भी अच्छा सिस्टम है, जवाब दे देते हैं दोनों एक दूसरे को। उनका पेंशन चालू रहता है, हमारे सुरक्षा रक्षक को, मथाड़ी को पेंशन नहीं है। आमदार खासदार विधान परिषद विधानसभा के लोगों को आप पेंशन देते हो, आप लेते हो। 2.5 साल का एमएलए रहेगा तो भी आप पेंशन। हमारा गार्ड यहाँ 40 साल का, 44 साल हो गया काम करके, उनको कोई पेंशन नहीं, उनका कोई जॉब गारंटी नहीं। कहीं तो कम से कम हम लोगों को, कामगार को जीने के लिए हक दीजिए। मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, आप ही हमारे मालक हैं। जबकि जब आंदोलन चला 2011 से 13-14 तक, तो बोले जनता मालक है। अन्ना हजारे साहब बोलते थे जनता मालक है और सरकार चालक है, सेवक है। तो अभी सरकार मालक है और जनता सेवक है, तो डिफिनेशन ही बदल गया है। और पूरे देश में सुरक्षा रक्षक, दिल्ली में भी मीटिंग थी, वहाँ भी हम गए थे। होम सेक्रेटरी साहब ने बोला पगार, हमने बोला अब खाली पगार पूरे देश में सुरक्षा रक्षक को टाइम पे पगार देने का एक लाइन का जीआर निकाल दीजिए कि सबको 1 से 10 तारीख तक पगार देगा। उनका भी जवाब सही था। उन्होंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला और देने वाले का एग्रीमेंट रहता है तो वो जिम्मेवारी ठेकेदार का है। अब ठेकेदार को ही मालक पैसा नहीं दे रहा है। अभी हमारे 800 भारतीय सुरक्षा रक्षक यूनियन के मेंबर पूरे देश में, कम से कम 1200 हाउसकीपिंग और सुरक्षा रक्षक, गनमैन, ड्राइवर, 500-700 हाउसकीपर, 100 ड्राइवर, 1000 गनमैन का पगार नहीं दिया है और ठेकेदार को ही पैसा नहीं दिया। ठेकेदार के पास हम जाते हैं तो बोलता है हमको जब बैंक देगा, हमारा एम्प्लॉयर देगा तो हम पैसा देंगे। मीटिंग पे मीटिंग होता है, वो कुछ नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठाता है अधिकारी लोग। अभी इसके लिए सेंट्रल लेबर कमिश्नर में हमने अप्रोच किया है केंद्र सरकार को। प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करता हूं कि उनको पगार देने का, जो ठेकेदार एक तो कम पगार देता है, करीबन 10,000, हमारे तो 2-3 हज़ार मेंबर हैं वहाँ भारतीय सुरक्षा रक्षक यूनियन के, लेकिन जो और सब जो हमारे मेंबर नहीं हैं वो भी 15-20 हज़ार लोग हैं। उनको पगार जल्दी से देने का कहाँ से, वो हैंड टू माउथ कमाता है तो खाता है। प्रधानमंत्री जी उचित आदेश पास करिए और जो पगार नहीं दिया है वो पगार देने के लिए आदेश दीजिए। अभी बोर्ड में जीएसटी सर्विस टैक्स का केस सुप्रीम कोर्ट में है, 7 करोड़ बोर्ड का, वहाँ भी पैसा जमा हो गया है। अब जीएसटी अगर लागू हो गया
क्यों सर्विस इंडस्ट्री है, कोई घर से तो कुछ गलती चेयरमैन ने करी है, वो सरकार के नाम पे हम सरकार हैं, लेकिन जीएसटी कमिश्नर सर्विस टैक्स वाले ने माना नहीं। कमिश्नर ने बोला जब रेलवे जीएसटी लेता है और भरता है तो तुम लोग कंट्रैक्टर हो, कंट्रैक्टर बोर्ड है तो क्या हो गया, तुमने भी भरना है जीएसटी। तो वहाँ 300 करोड़ का केस है, वो आप उसका सरकार को एग्जम्पशन देना है तो एग्जम्पशन दे दीजिए, नहीं तो फैसला कर दीजिए जो नया, क्योंकि हम लोग वैसे भी दुखी हैं। 25 लाख गार्ड के जगह पे खाली पूरे महाराष्ट्र में आज के डेट में 30,000 गार्ड काम पे हैं, बोर्ड में कार्यरत हैं, बाकी सब एजेंसी में ही हैं। डायरेक्ट तो कोई मालक रखता नहीं और रखने वाला भी नहीं है। अधिकारी अरबपति हो गया, गार्ड भिखारीपति हो गया है। ये इंक्वायरी का सब्जेक्ट है। कामगार सुरक्षा रक्षक का शोषण रुके और शासन की जिम्मेवारी होती है कि जब आप हमारे मालक हो तो जनता को, कामगार को, सुरक्षा रक्षक को न्याय देना, नौकर को पगार देना आपकी जिम्मेवारी बनती है। आज स्वर्गीय बीसी झा साहब का पुण्यतिथि है। मैं उनको सत सत नमन प्रणाम करता हूं और उनसे मांगता हूं कि ये शक्ति दीजिए। यूनियन में, संगठन में कुछ नेता लोग हैं जो लड़ते हैं, वो उनको शक्ति दीजिए। और जो मंडल के अध्यक्ष है, वो सुरक्षा रक्षक मंडल हो या मथाड़ी मंडल हो, कामगार के हित में फैसला करे, क्योंकि यहाँ एमएलए एमपी रजिस्ट्रेशन तो करा लेता है लेकिन अलॉटमेंट नहीं करा पाता है। चिट्ठी दुनिया भर का लिखेगा सुबह से लेकर शाम तक, इसको ड्यूटी दे दो, उसको ड्यूटी दे दो, और मालक उनका कुछ सुनता नहीं। जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपकी जिम्मेवारी होती है कि उसको काम देने का। आपके चिट्ठी से सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हुआ है। अगर आप चिट्ठी नहीं देते, जहां 500 आदमी की जरूरत है वहां 5,000 आदमी का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और काम देने के लिए इंडस्ट्री को नहीं बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ उनका डायरेक्शन है कि हाई कोर्ट का, जो कंपनी में, जो एजेंसी में, जो ठेकेदार के पास गार्ड काम करता है उसी को बोर्ड में रजिस्टर्ड करने का, बाहर के लड़कों को काम पे नहीं देने का। फिर वहाँ आप लेटर भेज के रेजुलेशन बना करके रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं और उसके बाद काम देने की जिम्मेवारी आपकी नहीं होती है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब से मैं विनती करता हूँ कि जो आमदार खासदार मिनिस्टर चिट्ठी देता है कि इसको काम दो, रजिस्टर्ड करो, तो उनकी जिम्मेवारी होती है कि उस प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान को आदेश दे कि तुमको बोर्ड का गार्ड लेना पड़ेगा। सरकारी अधिकारी को आदेश देना चाहिए। आज रायगढ़ में 3 से 4,000 आदमी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया और आज तक काम देने के लिए कोई एमएलए एमपी नहीं आता है। कंपनी वाले को, बोर्ड के चेयरमैन को क्या बोलने का है, वो असिस्टेंट कमिश्नर और क्लर्क लेवल का आदमी है, उसको बोलने के लिए तो सब जाते हैं। लेकिन इंडस्ट्री जो गार्ड नहीं लेता है, काम नहीं अलॉटमेंट कराता है, उसके ऊपर आपको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। आदेश देने के बाद रायगढ़ में स्टील अथॉरिटी ने अभी तक पगार नहीं दिया है। हर जगह गार्ड का कंपनी वाले का पगार नहीं देता है।
इतना बड़ा हो जाता है कंपनी का मालिक कि वो गार्ड का पगार काम करा के नहीं देने का। तो ये जिम्मेवारी होती है। तो प्रधानमंत्री जी साहब से मैं विनती करता हूँ और मुख्यमंत्री साहब से महाराष्ट्र के कि जो एमएलए एमपी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो कानून का अवहेलना करके वो लेटर लिखते हैं, तो उनकी जिम्मेवारी होता है वो इंडस्ट्री में पगार और अलॉटमेंट कराना। बोर्ड के चेयरमैन को लिखने से और बोलने से क्या होगा? इंडस्ट्री को आप बोलिए, कंट्रैक्टर को आप बोलिए। विधानसभा में जिस तरीके से और मजबूत बिल सुरक्षा रक्षक का हो और कोई दादागिरी करता है, कोई गुंडागर्दी करता है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कानून से कोई बड़ा नहीं है। सबको कानून में रह करके ही न्याय मिलना है। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बाहर के आदमी को सुरक्षा रक्षक में नहीं, जो काम करता है साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, उनको ही बोर्ड में रजिस्टर्ड करने का सरकार ने कानून बनाया। पहले 1 साल जो काम करेगा उसी को रजिस्ट्रेशन और उसका ये अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड होगा बोर्ड में तो उसको लेंगे। इंस्पेक्शन बंद होने के बाद वो कंपनी आए नहीं आए, रजिस्टर कर दिया, लेकिन गार्ड नहीं लिया है अभी तक। तो जिसने भी अभी मीरा भाईंदर में वो गीता जैन ने रजिस्ट्रेशन करा दिया और वहाँ खाली सिर्फ 50 गार्ड रखा है, 500-1000 आदमी को ड्यूटी नहीं दिया है। तो मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर एक्शन लीजिए मीरा भाईंदर पे, और जो जहाँ सरकारी प्रतिष्ठान है वो काम अगर उसने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसको काम देने की उसकी जिम्मेवारी होती है। इतना भारी हजारों करोड़ का हर डिपार्टमेंट का रोज आ रहा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो सुरक्षा रक्षक कौन सा पहाड़ ले लेगा? बेरोजगारी ख़त्म होने के लिए वो आपका वोटर है, वोटर को और जनता को आपका न्याय देने का आपका अधिकार, आप ही हैं मालक। इसके लिए आज मैं स्वर्गीय बीसी झा साहब को श्रद्धांजलि प्रणाम करता हूं और सुरक्षा रक्षक मंडल और सरकार गार्ड को न्याय दे। कम से कम 2 करोड़ पूरे देश में गार्ड का बाल बच्चे का जीवन यापन सुखी हो, यही आशा करता हूं और झा साहब को प्रणाम करता हूं। मोदी साहब और मुख्यमंत्री साहब को मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि हम लोगों को न्याय दीजिए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।